आज मैं आपसे एक ऐसी कार कंपनी की कहानी शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही आज भी हजारों कार एंथुजियास्ट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को लेंसर ईवो जैसी लेजेंडरी परफॉर्मेंस कार दी और जिसने डकार रैली जैसी कठिन रेसेस में अपना लोहा मनवाया और जिसने पजेरो जैसी एसयूवीज बनाई जिसे एक समय दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑफ रोडर मशीन्स में से एक गिना जाता था। लेकिन सवाल ये है कि अगर मित्सुबिशी इतनी शानदार कंपनी थी तो फिर भारत जैसे तेज़ी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मार्केट में वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। आखिर क्या वो वजह रही जिससे एक समय सड़कों पर दिखाई देने वाली मित्सुबिशी की गाड़ियाँ आज लगभग गायब सी हो चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। हर साल लाखों नई कारें बिक रही हैं और लगभग हर ग्लोबल कंपनी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस मजबूत करना चाहती है। लेकिन मित्सुबिशी उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो इस बड़े मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई और इसकी कहानी सिर्फ खराब सेल्स की नहीं है बल्कि कई गलत डिसीजन, बदलते मार्केट ट्रेंड्स और समय के साथ खुद को अपडेट ना करने की कहानी है। भारत में मित्सुबिशी की शुरुआत काफ़ी उम्मीदों के साथ हुई थी। कंपनी ने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की जो उस समय इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम था। एम्बेसडर जैसी मशहूर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स के साथ मिलकर मित्सुबिशी ने इंडियन मार्केट में एंट्री की। शुरुआती दिनों में लोगों को लगा कि जापानीज इंजीनियरिंग और इंडियन प्रोडक्शन का ये कॉम्बिनेशन कुछ बड़ा कर सकता है और सच कहें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी भी रही। जब मित्सुबिशी लेंसर इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई तब उसने तुरंत लोगों का ध्यान खींच लिया। उस दौर में इंडियन सड़कों पर ज़्यादातर साधारण फैमिली कार्स दिखाई देती थी लेकिन लेंसर कुछ अलग थी। उसका डिज़ाइन स्पोर्टी था, उसका रोड परसेंट शानदार था और उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस उस समय की कई कार से बेहतर माना जाता था। आज भी कई कार्स लवर लेंसर को इंडिया में बिकने वाली सबसे ज़्यादा आइकॉनिक सेडान्स में से एक मानते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि सिर्फ एक या दो अच्छे मॉडल किसी कंपनी को लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं बना सकते। यहीं से मित्सुबिशी का असली चैलेंज शुरू हुआ। जिस समय इंडियन मार्केट तेज़ी से बदल रहा था उस समय कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। भारत हमेशा से एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा है। यहाँ ज़्यादातर कस्टमर ऐसी कार चाहते हैं जो अफोर्डेबल हो, मेंटेनेंस कम हो और अच्छी माइलेज दे। मारुति सुजुकी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही थी और तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। हुंडई भी लगातार नई मॉडल लॉन्च कर रही थी लेकिन मित्सुबिशी के पास ऐसे कस्टमर के लिए कोई भी ऑप्शन था ही नहीं जो पहली बार कार खरीद रहे थे या जो बजट सेगमेंट में कुछ तलाश रहे थे। कंपनी का पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव महंगी सेडान और एसयूवीज पर था। इसका मतलब ये था कि मित्सुबिशी खुद को उस मार्केट से दूर कर रही थी जहां सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही थी। जब लाखों लोग ऑल्टो, वैगनार, सैंट्रो और बाद में स्विफ्ट जैसी कार खरीद रहे थे तब मित्सुबिशी उन कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि कंपनी का कस्टमर बेस बहुत बड़ा नहीं बन सका। इसके बाद दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आई और वो थी प्राइसिंग। मित्सुबिशी की कई गाड़ियाँ या तो इंपोर्ट की जाती थी या फिर लिमिटेड नंबर में ही लोकली असेंबल की जाती थी। इससे उनकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती थी। अब सोचिए, अगर किसी कस्टमर के पास 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने का बजट हो और उसके सामने टोयोटा, होंडा, फोर्ड और बाद में हुंडई जैसी कंपनियों के ऑप्शन मौजूद हों तो वो मित्सुबिशी को क्यों चुनेगा, खास तौर पर तब जब दूसरी कंपनियां बेहतर सर्विस नेटवर्क और ज़्यादा भरोसेमंद आफ्टर सेल्स सर्विस दे रही हों। यहीं पर मित्सुबिशी की एक और कमजोरी सामने आई। भारत में सिर्फ अच्छी कार बनाना काफ़ी नहीं होता है, आपको कस्टमर तक पहुंचना भी आना चाहिए। मारुति सुजुकी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी कार्स नहीं है बल्कि उनका विशाल डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क है। देश के छोटे शहरों तक मारुति की पहुंच है। हुंडई और टाटा ने भी इसी स्ट्रेटजी पर काम किया लेकिन मित्सुबिशी इस मामले में काफ़ी पीछे रह गई। कई बड़े शहरों में कंपनी की परचेंस लिमिटेड थी। अगर कोई कस्टमर कार भी खरीद लेता था तो उसे सर्विस, स्पेयर पार्ट और रिपेयर्स को लेकर कई चिंताएं रहती थी। अब कल्पना कीजिए कि आपको एक महंगी एसयूवी खरीदनी है और किसी छोटे पार्ट्स के लिए आपको कई हफ्तों तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगली बार आप उस ब्रांड को चुनने से बचेंगे। यही चीज़ मित्सुबिशी के साथ भी हुई। कस्टमर्स के बीच में ये परसेप्शन बनने लगा कि कंपनी की कार्स अच्छी हैं लेकिन उनके साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस आसान नहीं है। इसके अलावा मित्सुबिशी ने इंडियन मार्केट की बदलती ज़रूरतों को भी समय के साथ नहीं समझा। 2010 के बाद इंडियन कस्टमर का झुकाव तेजी से एसयूवीज की तरफ बढ़ने लगा। आज एसयूवी सेगमेंट इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा सेगमेंट बन चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसयूवी बनाने में महारत रखने वाली मित्सुबिशी इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी, जबकि हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर
किया सेल्टोस और बाद में टाटा हैरियर जैसी एसयूवीज मार्केट में धमाल मचा रही थी। मित्सुबिशी के पास कोई भी ऐसा मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव मॉडल नहीं था जो बड़ी संख्या में कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। कई बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप सही समय पर सही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या नहीं। मित्सुबिशी इसी परीक्षा में असफल रही। कंपनी ने ना तो नए मॉडल्स तेज़ी से लॉन्च किए और ना ही पुराने मॉडल्स को समय समय पर अपडेट किया। जब दूसरी कंपनियां टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, कनेक्टेड फीचर्स और बेहतर सेफ्टी इक्विपमेंट की सुविधाएं दे रहे थे, तब मित्सुबिशी के कई मॉडल्स पुराने लगने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मित्सुबिशी की इंडियन जर्नी पर उसके पार्टनर हिंदुस्तान मोटर की हालत का भी गहरा असर पड़ा। समय के साथ हिंदुस्तान मोटर खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई। प्रोडक्शन घटने लगा, इन्वेस्टमेंट कम होने लगा और कंपनी की मार्केट पोजीशन कमज़ोर होती चली गई। चूंकि मित्सुबिशी भारत में काफ़ी हद तक हिंदुस्तान मोटर पर ही डिपेंडेंट थी, इसलिए इन समस्याओं का सीधा असर उनके बिजनेस पर भी पड़ा। इसी दौरान इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इमिशन नॉर्म्स को लेकर बड़े बदलाव होना शुरू हो गए। BS4 से BS6 में बदलाव के लिए कंपनीज को अपने इंजन्स और टेक्नोलॉजीज में भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। जिन कंपनीज की सेल अच्छी थी उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया और आगे बढ़ गई, लेकिन मित्सुबिशी की सेल पहले से ही बहुत कम हो चुकी थी। ऐसे में इंडियन मार्केट के लिए एक अलग से बड़ा इन्वेस्टमेंट करना कंपनी को फाइनेंशियली प्रैक्टिकल नहीं लगा। रिजल्ट, कंपनी धीरे धीरे इंडियन मार्केट से लगभग गायब सी हो गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मित्सुबिशी की फेलियर का मतलब ये नहीं था कि उनकी कार्स खराब थी। वास्तव में कई एक्सपर्ट मानते हैं कि मित्सुबिशी की इंजीनियरिंग और बिल्ड क्वालिटी अपने समय से काफ़ी आगे थी। प्रॉब्लम्स कार में नहीं थी बल्कि बिजनेस स्ट्रेटजी में थी। कंपनी इंडियन कस्टमर की ज़रूरतों, मार्केट के साइज और कंपटीशन की इंटेंसिटी को सही तरीके से समझ ही नहीं पाई। अगर आज भी आप किसी कार एंथुजियास्ट से बात करेंगे तो वो लेंसर या पजेरो के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से बात करेंगे। कई लोग आज भी इन गाड़ियों को मॉडिफाई करा के रखते हैं। यूज्ड कार मार्केट में इनके चाहने वालों की कमी नहीं है और ये दिखाता है कि मित्सुबिशी ने अपने पीछे एक मजबूत लेगेसी छोड़ी है, भले ही वो कमर्शियली सक्सेसफुल ना हो पाई हो। अब सवाल ये है कि क्या मित्सुबिशी कभी भारत में वापस आ सकती है? टेक्निकली इसका जवाब है हाँ। कंपनी आज भी ग्लोबल मार्केट में एक्टिव है और रेनो, निसान, मित्सुबिशी अलायंस का हिस्सा है। अगर भविष्य में कंपनी मॉडर्न हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ भारत में लौटती है तो लोगों की रुचि इसमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। हालांकि आज के कंपटीशन को देखते हुए वापसी आसान बिल्कुल नहीं होगी। मित्सुबिशी की कहानी हमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट होना सक्सेसफुल की गारंटी नहीं होता है। आपको कस्टमर्स की ज़रूरतों को भी समझना होता है, सही समय पर सही डिसीजन लेने होते हैं और बदलते मार्केट के साथ खुद को लगातार अपडेट करना पड़ता है। मित्सुबिशी शानदार कार्स बनाती थी, लेकिन वो इंडियन मार्केट की बदलती दिशा को समझने में पीछे रह गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर आपको मित्सुबिशी की लेंसर, पजेरो या कोई दूसरी कार पसंद थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट मित्सुबिशी कौन सी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑटोमोटिव हिस्ट्री और इंडस्ट्री की दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।